आज का हमारा टॉपिक है VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अब जैसे हम किसी भी एक एटम को ले लें, जैसे हमने कार्बन ले लिया तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है 4। मतलब वो 4 मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच कर सकता है। वो 4 कुछ भी हो सकते हैं, वो हाइड्रोजन हो सकते हैं, वो क्लोरीन हो सकते हैं, वो ब्रोमीन हो सकता है, वो कोई भी चीज़, कोई भी अदर एलिमेंट हो सकता है। तो जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है वो हमारी ज्योमेट्री मेजर करने के लिए कि किस तरीके की कोई मॉलिक्यूल ज्योमेट्री प्रोड्यूस करता है, किस तरीके की उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के थ्रू पता लगता है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें आज मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो VSEPR का जो इंट्रोडक्शन है दोस्तों, कि VSEPR थ्योरी जो है वो सजेस्ट की थी सिडविक और पोवेल ने 1940 में। इट वॉज डेवलप्ड बाई गिल्स्पी नाइलहोम इन 1957। कि VSEPR थ्योरी का जो एक तरीके से एनलाइटमेंट किया था, जो लाइट डाली थी एक तरीके से, मतलब कि इस तरीके का भी कोई फिनोमेना हो सकता है, वो हमें बताई थी सिडविक और पोवेल ने। और उसी को फर्दर जो डेवलप किया वो गिल्स्पी और नाइलहोम में 1957 में किया था। तो बेस्ड ऑन दैट, इन अ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल द डायरेक्शन बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम depends on the total number of bonding and non-bonding electron pairs in its valence shell। तो उन्होंने क्या कहा कि बेस्ड ऑन द पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या हों, चारों तरफ से अटैच हों, तो उसके बिहाफ पर जो हमारी पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल में जो डायरेक्शन होती है बॉन्ड की किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ, वो डिपेंड करती है उसके पास में कितने बॉन्डेड एटम है, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसके वैलेंस सेल में। और इसी को हम बोल देते हैं VSEPR। अब सपोज दैट हमारे पास कार्बन है, इधर की तरफ हमें पता है कि ये लॉन पेयर, मतलब एक जो पोजीशन है उस पर तो हाइड्रोजन अटैच है, दूसरी पोजीशन पर हमने बोल दिया Br अटैच है, तीसरी पोजीशन पर फिर हाइड्रोजन अटैच है, और एक पोजीशन उसकी कैसी है, एम्प्टी है, मतलब फ्री टू रिएक्शन है। तो जो VSEPR में था पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स मतलब जिसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच हों, तो जो डायरेक्शन होती है बॉन्ड्स की वो डिपेंड करती है बॉन्डेड एटम, जैसे कि इसमें CH के 2 बॉन्डेड एटम है, एक C और Br का बॉन्डेड एटम है, लेकिन एक लॉन पेयर है। तो बॉन्डेड और नॉन बॉन्डिंग जो पेयर उसके पोस्टुलेट्स या उसकी जो थ्योरी है उसमें क्या कहा गया है, तो एक एक करके दोस्तों पॉइंट वाइज इनको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय रिपल्सन बिटवीन ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। कि पहले में उन्होंने कह दिया कि जो शेप होती है मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है या डिटरमाइन होती है कि कितने मॉलिक्यूल्स या कितने इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में है वो रिपल कर रहे हैं। तो इस पॉइंट का मतलब ये हो गया, अब सपोज दैट कि हमारे पास नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन को या तो हम NH3 बना सकते हैं, NH4 अमोनियम बना सकते हैं, NH2 अमाइड बना सकते हैं। तो जो हमारा नाइट्रोजन है, अब उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है अकेला नाइट्रोजन है, उसके पास एक हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन ये अटैच है, लेकिन उसके पास एक लॉन पेयर है। अब जो पहला पॉइंट है उसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मॉलिक्यूल हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया था, कि जो अब ये नाइट्रोजन है इसके पास बॉन्डेड एटम हो गए 2 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड है NH का बॉन्ड है इसके अंदर। दूसरा उन्होंने कहा कि रिपल्सन जो होता है किसके बीच में, कि वैलेंस सेल जो होते हैं। अब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मतलब कि आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में किस तरीके का रिपल्सन, अगर इन दोनों के बीच में दोस्तों ये जो मॉलिक्यूल है N, ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, अब सपोज दैट कि ये हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितना रिपल्सन होता है और लॉन पेयर के बीच में कितना रिपल्सन होता है, उसी के बिहाफ पर मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल की शेप जो है वो डिटरमाइन की जाती है। अब ये जो रिपल्सन है ये मतलब एक दूसरे बॉन्ड के बीच में रिपल्सन जो है वो इस तरीके का होता है कि मिनिमम मतलब इतने डिस्टेंस पर ये जो मॉलिक्यूल हैं वो अटैच होते हैं कि एक से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्सन की वैल्यू कितनी हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, मतलब सबसे कम रिपल्सन जो लग जाए। चलते हैं दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस सेल ऑफ द सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर एंड अलाइंग देमसेल्फ टू मिनिमाइज दिस रिपल्सन। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं वैलेंस सेल के अंदर, जो सेंट्रल एटम है, जैसे अभी मैंने नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया था, तो वो कहते हैं कि जो सेंट्रल मेटल के एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हैं
वो एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल करते हैं एक दूसरे को कि उनके बीच का जो रिपल्सन है वो मिनिमाइज हो, मतलब कि सबसे कम जो रिपल्सन की रेंज हो वो हो, उस तरीके से वो अरेंज करते हैं। और उसी बिहाफ पे कोई मॉलिक्यूल लीनियर भी बन जाता है, कोई मॉलिक्यूल बेंट भी बन जाता है, कोई मॉलिक्यूल कैसा बन जाता है हमारा टी शेप भी बन जाता है। तो उसी बिहाफ पे अलग अलग हमारे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए दोस्तों थर्ड पॉइंट समझते हैं कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन टेक्स अप मोर स्पेस राउंड द सेंट्रल एटम देन ए बॉन्ड पेयर। इन्होंने कहा है कि जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा स्पेस मांगते हैं या ज़्यादा स्पेस चाहते हैं इन कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। अब हमें बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो भी कोई मॉलिक्यूल है, सपोज करो m इज द मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल तीन तरफ से तो बॉन्ड बना रहा है, मतलब तीन तरफ से तो वो किसी ना किसी चीज़ से अटैच है, सपोज दैट वो कार्बन से ही अटैच है, ठीक है जी। तीसरी तरफ अब इसकी वैलेंसी टोटल 4 है, तो तीन तरफ से तो वो अटैच हो गया, लेकिन फोर्थ साइड में क्या होगा, उसके ऊपर जो है नॉन बॉन्डेड है, मतलब कि इधर कोई बॉन्ड नहीं है, तो वहां पे क्या आ जाता है हमारा लॉन पेयर। तो इसने कहा कि भाई जो हमारे बॉन्ड पेयर है वो तो लगभग 50% एरिया कवर कर रहे हैं, लेकिन अकेला हमारा एक लॉन पेयर वो कितना कवर कर रहा है, पूरा 50%। तो थर्ड पॉइंट में उन्होंने यही कहा है कि भाई जो लॉन पेयर है वो ज़्यादा स्पेस लेता है इन कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर। अब थर्ड पॉइंट में उन्होंने कह दिया दोस्तों कि जो लॉन पेयर है वो अट्रैक्टेड होता है केवल एक न्यूक्लियस की तरफ, जबकि जो बॉन्ड पेयर हमारा वो शेयर करता है दो न्यूक्लियाइज को। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि एक मॉलिक्यूल है, इधर से हाइड्रोजन अटैच हुआ, तो इधर से तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई, इधर से नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई, जब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा। उन्होंने कहा अगर लॉन पेयर है तो लॉन पेयर ये बन गया, तो लॉन पेयर है, वो न्यूक्लियाई केवल किसकी न्यूक्लियाई की तरफ अट्रैक्ट होता है, एक जो सामने वाला मॉलिक्यूल है उसके न्यूक्लियाई की तरफ। अब उन्होंने अगले पॉइंट में कह दिया कि जितना कम रिपल्सन किसी भी स्टेट में, उतना ही कम उसकी क्या होगी, एनर्जी होगी, और उतनी मैक्सिमम उसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। मतलब कि कह सकते हैं कि जो जितना कम रिपल्सन, मतलब कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है वो जितना दूर कोई एंगल क्रिएट करता है, सपोज दैट ये 120 डिग्री हो गया, लेकिन एक मॉलिक्यूल लीनियर बन रहा है 180 डिग्री पे, तो जिसका जितना कम रिपल्सन, अब जो 180 डिग्री है उस पर रिपल्सन क्या होगा हमारा, कम होगा, जबकि 120 डिग्री पर रिपल्सन 180 के कंपेयर में ज़्यादा होगा। तो जो 180 डिग्री वाला जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा स्टेबल होगा विद कंपेयर टू द 120 डिग्री एंगल। अब इसी में दोस्तों हम रिपल्सन स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड का जो मॉलिक्यूल होता है, कोई भी, जैसे इथाइन की बात कर लें, ETHYN, इथाइन की बात कर लें, या डबल बॉन्ड की बात कर लें, जैसे ईथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, तो ये हो गए हमारे डबल बॉन्ड के। और सिंगल बॉन्ड जैसे कि मीथेन हो गया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिपल्सिव स्ट्रेंथ होती है वो किसकी होती है, हमारी ट्रिपल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की, फिर सबसे कम होती है हमारी सिंगल बॉन्ड की। तो जितनी कम रिपल्सन स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा क्या होगा कोई मॉलिक्यूल, स्टेबल। अगला पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम कॉजेस स्लाइट डिस्टॉर्शन ऑफ द बॉन्ड एंगल फ्रॉम द आइडियल शेप। कि जितना मतलब जो इलेक्ट्रॉन में जो मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर अगर कोई लॉन पेयर प्रेजेंट होता है तो वो स्लाइट डिस्टॉर्शन, मतलब हल्का सा उसके बॉन्ड एंगल में डिस्टॉर्टेड कर देता है, मतलब बॉन्ड एंगल को क्या कर देता है, डिफर कर देता है। सपोज दैट एक मॉलिक्यूल है M, उसका एंगल बना हुआ है 180 डिग्री, लेकिन अगर उसके ऊपर लॉन पेयर क्रिएट कर दिया जाए तो ये मॉलिक्यूल 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा 180 से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड द अदर एटम्स। तो उन्होंने कहा कि जो मैग्नीट्यूड होता है रिपल्सन का, मतलब रिपल्सिव स्ट्रेंथ जो होती है किसी बॉन्ड पेयर के बीच में, वो सीधे सीधे डिपेंड करती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे, किस किस के बीच में, एक सेंट्रल एटम के और उसके दूसरे एटम के। सपोज दैट कि हमारे पास कोई कार्बन है, ये हो गया हमारा एज अ सेंट्रल एटम, इसके चारों तरफ ये एक और कार्बन लग गया, उसके साथ में ब्रोमीन लग गया, ठीक है जी, और इधर लग गया हमारा हाइड्रोजन, इधर हमारा लॉन पेयर लग गया। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है रिपल्सन का, मतलब कि इसका रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारा सेंट्रल मेटल एटम और जो बाकी के जो साइड एटम होते हैं उनके बीच के रिपल्सन पर डिपेंड करता है हमारा रिपल्सन का मैग्नीट्यूड। इन द प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री,
सबसे पहला स्टेप आता है कि सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल एटम को देखना होगा कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल चेन के अंदर कौन सा उसका सेंट्रल मेटल एटम है। उसके बाद हमें उसका या तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दें या फिर हम क्या कर सकते हैं, बार डायग्राम, इस तरीके से बार डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट किस तरीके से है, सब वो देखते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग पेयर, कि बॉन्डिंग पेयर्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है। फिर हम डिटरमाइन करते हैं ज्योमेट्री बेस्ड ऑन बॉन्डिंग पेयर, कि बॉन्डिंग पेयर के बिहाफ पर जो ज्योमेट्री है वो किस तरीके से हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, कि जब किसी मॉलिक्यूल की जो शेप है अगर केवल इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड हो, वो मतलब कि इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या बना रहे हो, बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो उस टाइम अब इसमें पहला आता है दोस्तों सेंट्रल एटम विद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हो किसी से एटम के अंदर, सेंट्रल एटम के अंदर, तो वो किस तरीके की ज्योमेट्री क्रिएट करता है। जैसे देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस सेल ऑफ बेरिलियम, कि बेरिलियम के अंदर केवल कितने वैलेंस सेल होते हैं, 2 वैलेंस सेल होते हैं, 1s2 2s2। ठीक है जी। अब जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है बेरिलियम के लिए, या फिर जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हों अगर किसी के पास, तो उसके लिए कैसा होता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है उसका, कुछ इस तरीके का उसके पास क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। जैसा अगर हम BeH2 मॉलिक्यूल की बात करें तो BeH2 मॉलिक्यूल कैसा होता है हमारा, लीनियर। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम विद 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कब क्रिएट हो सकता है। तो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस सेल ऑफ बोरॉन, जिसका हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1। तो बोरॉन के अंदर हमारे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल होते हैं, जिनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी हो सकती है हमारी, ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर में जो हमारा बॉन्ड एंगल बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री का बनता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम बना सकते हैं उसको। ये देखिए, अगर हम BF3 की बात करें, BF3 मॉलिक्यूल, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा हमारा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब बात करते हैं दोस्तों सेंट्रल एटम विद 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कि कोई सेंट्रल एटम जिसमें हमारे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो। तो देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस सेल ऑफ फॉस्फोरस, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी होती है उसकी, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिड में जो बॉन्ड एंगल बनते हैं वो 120 और 90 डिग्री के बनते हैं। एक बार अगर मैं लीनियर स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसके अंदर कैसा था, लीनियर में 180 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर की बात करें तो उसके अंदर कैसा था, 120 डिग्री। और अब अगर हम बात करते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड की, तो उसके अंदर कैसा बनता है, 120 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल। तो किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर बनता है वो देखते हैं। अब ये स्ट्रक्चर है दोस्तों PCl5। PCl5। तो फास्फोरस इसके अंदर क्या है हमारा, सेंट्रल एटम। 5 क्लोरीन उसके चारों तरफ लगे हुए हैं। अब क्लोरीन का जो वैलेंस सेल होता है, मतलब वो कितना होता है, 1, इसका भी 1, और इसकी बात करें तो इसका होता है हमारा 5। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन इसके फास्फोरस के पास है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन और 1 इलेक्ट्रॉन अपना फास्फोरस 1 क्लोरीन को दे देगा, 1 इसका 1 इसका, तो मतलब एक बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ। और जब हम इसका कुछ स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके का बन सकता है हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिड स्ट्रक्चर। ये देखो, और इसका 3D स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। तो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी कि अगर किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी होगी हमारी, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। और बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री और 90 डिग्री। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के पास में अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस सेल ऑफ सल्फर। सल्फर एक मॉलिक्यूल है जिसका हमारे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसके पास, मतलब उसके एक तरीके से हम वैलेंस सेल या इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम बोल सकते हैं कि जिसके पास 1 है उसके पास 1 हाथ हुआ, जिसके पास 2 है उसके पास 2 हाथ हुए, जिसके पास 3 है उसके पास 3 हाथ हो गए। इसी तरीके से अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो मतलब सल्फर के पास कितने हाथ हैं, 6 हाथ। और ये जो स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो सल्फर की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4।
अब जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनती है जिस उस केस में जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, तो उसमें ज्योमेट्री क्रिएट होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री भी बोल सकते हैं, ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। और बॉन्ड एंगल कैसा बनता है? 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल। तो आपको याद होगा कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 180 का बनता है, 3 है तो कितने का बन जाता है दोस्तों? 120 डिग्री। अगर 5 है तो हमारा कितने का बनता है? 90 एंड 120। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है और बॉन्ड एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का। अब उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से बन सकता है। जैसे हम SF6 की बात करते हैं, SF6, तो SF6 में वही है कि इसके पास 6 वैलेंस सेल है, और फ्लोरीन की बात करें तो उसके पास कितने होते हैं? हमारे 6 ही होते हैं, है ना। मतलब एक फ्लोरीन के इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास, एक इसके और एक इसके। तो टोटल फ्लोरीन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 फ्लोरीन के, और अकेले सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या कर देते हैं? बॉन्डेड पेयर बना देते हैं। और ज्योमेट्री कैसे बना देते हैं? ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रिकली। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी तक मैंने जो बात की है कि VSEPR जो है वो गिल्स्पी नदी थी, नाइल होम नदी थी, और उसके बाद उसका जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ 1957 में। उसके बाद मैंने इसके 4 पोस्टुलेट्स बताए आपको कि पहले जो है कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं कि जो रिपल्सन है, जो लॉन पेयर होता है वो सबसे ज़्यादा स्पेस लेता है विद कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। दूसरा मैंने बताया कि जो हमारे बॉन्डेड एटम होते हैं वो एक दूसरे को अपने से इस तरीके से अरेंज करते हैं तो उनके अंदर रिपल्सन कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। फिर मैंने बात की कि भाई किसी के पास अगर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ज्योमेट्री किस तरीके की होगी, 3 है तो किस तरीके की होगी, 5 है तो किस तरीके की होगी, 6 है तो किस तरीके की होगी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लॉन पेयर। अभी तक हमने बात की थी कि जिसके पास केवल कैसे पेयर्स हो इलेक्ट्रॉन के? बॉन्डेड पेयर। अब बात करते हैं जिसके पास बॉन्ड पेयर तो हो ही हो, उसके साथ साथ में कैसे पेयर्स भी होने चाहिए? लॉन पेयर्स भी होने चाहिए। अच्छा, इस पिक्चर से क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर से जो मैंने हेडिंग लगाई थी? तो आप देख सकते हैं कि इस पेंगुइन का और इस पेंगुइन के अंदर क्या है? लॉन पेयर। मतलब ये क्या है? अलोन अलोन खड़े हैं। लेकिन इस वाले पेंगुइन का और इस वाले पेंगुइन का क्या बना हुआ है? यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। तो अब की बार हम बात करते हैं, पहले तो ये 2 पेंगुइन थे जो पहला केस बताया जिसमें हमारे बॉन्ड पेयर थे ये दोनों। लेकिन अब ये साइड में से कहीं से आ गया जिसको हमने बोल दिया लॉन पेयर, अकेला आया है और कोई पेयर नहीं है इसका। तो चलिए, सेंट्रल एटम विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या बनाते हैं? हमारे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस सेल ऑफ नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी बना देंगे? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कब? कि जब प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर कॉजेस स्लाइट डिस्टॉर्शन, कि नॉर्मली अगर लॉन पेयर ना हो तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो कैसी मॉलिक्यूलर सिमेट्री बनाएगा? टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर उसके अंदर लॉन पेयर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो डिस्टॉर्टेड कर देता है। जैसा हमने एक पोस्टुलेट बताया कि जो लॉन पेयर होता है वो क्या कर देता है? ज्योमेट्री को, बॉन्ड एंगल को डिस्टॉर्ट कर देता है। तो उसकी वजह से जो इसका जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो कैसा आता है? हमारा ट्राइगोनल पायरामिडल। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा कि ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल जिसके हमारा बॉन्ड एंगल कितना है? 107। ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ कि ये नाइट्रोजन है, इसके ऊपर एक लॉन पेयर इंट्रोड्यूस हो गया, और ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, और एक पीछे की तरफ हाइड्रोजन हो गया। तो इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन है 107। और जैसा कि हमें पता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के कंपेयर में ज़्यादा स्पेस कवर करता है। तो ये तो हो गया हमारा बॉन्ड पेयर का स्पेस, और ये सारा किसका हो गया? लॉन पेयर का स्पेस। अब दोस्तों बात करते हैं सेंट्रल एटम विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कि सेंट्रल एटम में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। बनाना तो एक्चुअल में टेट्राहेड्रल चाहिए, लेकिन जब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के अंदर 1s2 2s2 2p4, तो मॉलिक्यूलर सिमेट्री एक्चुअल में कैसी होती है हमारी? या तो वी शेप्ड होती है या फिर बेंट भी बोल सकते हैं। मतलब या तो इस तरीके से हो सकती है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, या इसको हम बेंट भी बोल देते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कैसा हो जाता है? टेट्राहेड्रल हो जाता है। लेकिन जब रिपल्सन बिटवीन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर इज पॉसिबल, कि अगर लॉन पेयर है तो उसके अंदर भी रिपल्सन होगा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर है तो भी रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारा स्लाइड डिस्टॉर्शन हो जाता है। कहाँ से? 109 डिग्री 28 मिनट से 104 डिग्री 27 मिनट तक। और इसी वजह से जो हमारा मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल की बात करें H2O की, तो वो कैसा होता है हमारा?
बेंट होता है या वी शेप्ड होता है, और लॉन पेयर कैसे होते हैं उसके ऊपर क्रिएटेड होते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेंट्रल एटम विद 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हम सल्फर का एग्जांपल ले लें कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब इसी सल्फर ने जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट था उसमें हमारा कैसा स्ट्रक्चर बनाया था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें तो वो कैसी होती है, हमारी सीसॉ शेप्ड होती है या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन होती है, जिसके अंदर हमारा लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन शो होता है। किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है चलिए देखते हैं। तो हम SF4 की बात करते हैं दोस्तों। SF4 में हमारा किस तरीके का बन गया, अब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन या सीसॉ शेप। अब बात करते हैं सेंट्रल एटम विद 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, जैसे कि अगर जेनॉन की बात करें तो उसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो कितने होते हैं, हमारे 7 वैलेंस सेल होते हैं जेनॉन के अंदर। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी होती है, 5s2 5p6। इसके बाद जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो कैसी बनती है, हमारी स्क्वायर प्लेनर। इलेक्ट्रॉन का जो पेयर का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, ऑक्टाहेड्रल, और इसमें भी लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन शो होता है। आइए अब इसका स्ट्रक्चर देते हैं जेनॉन फ्लोराइड का। तो इस तरीके का कुछ ऑक्टाहेड्रन इसका स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों। अगर मैं इसको फ्लोरीन से, इसको इससे और इसको इससे जोड़ दूं तो ये क्या बन गया, हमारा ऑक्टाहेड्रन। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका इफेक्ट किस तरीके से पड़ सकता है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के अंदर। तो अगर हम बात करें 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एक्चुअल में कैसी बननी चाहिए थी, हमारी इलेक्ट्रॉन पेयर रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल बननी चाहिए थी, लेकिन वो टेट्राहेड्रल ना बन करके कैसी बनी है, ट्राइगोनल पायरामिडल। किसके अकॉर्डिंग, VSEPR के अकॉर्डिंग। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर कॉजेज स्लाइट डिस्टॉर्शन फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट टू 107 डिग्री 48 मिनट टू 102 डिग्री 30 मिनट। अब रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर इज लेस इन NF3 देन NH3। जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है वो NF3 में जो है कम होता है विद कंपेयर टू NH3। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो कैसा होता है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इस वजह से मतलब ये इफेक्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के ऊपर। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर किस तरीके का क्रिएट हो सकता है। तो ये हमारा अमोनिया है, बेंट शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है नॉर्मली इसका, लेकिन ट्राइगोनल अब किस तरीके का बन रहा है, हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो कुछ इस तरीके का। इसको भी देखें तो ये भी किस तरीके का, ये रहा। उसके बाद दोस्तों जो भी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं उसको एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं कि टेबल की फॉर्म में वो किस तरीके से बन सकता है। कि अगर हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करें, जैसे कि नंबर ऑफ बॉन्ड अगर 2 हैं, लॉन पेयर 0, नंबर ऑफ क्लाउड कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, और स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, लीनियर, जैसा हमने पढ़ा था ऊपर। दूसरा कि अगर हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 हो, लॉन पेयर 0 हो, तो क्लाउड कितने बनेंगे, 3, और स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर 2 बॉन्ड पेयर हो, 1 लॉन पेयर हो, और क्लाउड कैसा बनेगा, तब भी 3 बनेगा, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, बेंट। अब अगर 2 बॉन्ड पेयर की बात करें, लीनियर ज्योमेट्री की बात करें, तो हम CO2 का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें क्या बोलते हैं उसको, 3 बॉन्ड पेयर हो तो ट्राइगोनल प्लेनर बनता है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड, HCHO। तीसरी हम बात करते हैं, अगर 2 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर है, बेंट स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके लिए हम SO2 की बात कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 4 मॉलिक्यूल्स के लिए कि बॉन्ड पेयर 4, लॉन पेयर 0, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड 3 केस में, तीनों केसेस में कैसा बनेगा, इन तीनों केसेस में 4 का, कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर 3 और लॉन पेयर 1 है तो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड 4, अगर बॉन्ड पेयर 2 है, लॉन पेयर 2 है तो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड 4। अब इसमें जो स्ट्रक्चर बन के आता है कि 4 बॉन्ड पेयर तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, और एग्जाम्पल क्या हो जाता है हमारा, मीथेन। अगर 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर है तो ट्राइगोनल पायरामिडल स्ट्रक्चर बनता है, एग्जाम्पल होता है हमारा अमोनिया। 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर बनते हैं तो एग्जाम्पल हो जाता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल, और ज्योमेट्री कैसी बनती है हमारी, बेंट। फिर दोस्तों 5 के लिए बात करते हैं कि 5 अगर बॉन्ड पेयर है, 0 लॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कितने बनेंगे, 5। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एग्जाम्पल हो सकता है इसका PCl5। ठीक है जी।
अगर 4 बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर से 5, शेप कैसी बनेगी, शीसॉ शेप। और एग्जांपल ले सकते हैं हम SF4। अगर 3 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर, तो हमारी जो ज्योमेट्री बनेगी वो टी शेप्ड बनेगी। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम CF3 क्लोरीन, सॉरी ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, और इसमें 2 लॉन पेयर हो गए। अगर बॉन्ड पेयर 2 और लॉन पेयर 3, तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है हमारा, लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है जी, जैसा आप देख भी रहे हैं कि इसमें कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर। और जो एग्जांपल है इसका क्या है, I3 पर नेगेटिव चार्ज। इसके बाद बात करते हैं 6 के लिए। तो 6 बॉन्ड पेयर, 0 लॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो 6 बनेगा। ऑक्टाहेड्रल क्या बन जाएगी, सिमेट्री बन जाएगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बन जाएगी। और जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है इसका, SF6। 5 बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर, मॉलिक्यूल की जो नंबर ऑफ क्लाउड जो है, चार्ज क्लाउड, वो कितना क्रिएट होगा, 6 अगेन। स्क्वायर पिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री बनेगी। एग्जाम्पल होगा इसका SbCl5। फिर बात करते हैं 4 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर, फिर से वही इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड 6, स्क्वायर प्लेनर, इसका क्या होगा हमारा, ज्योमेट्री होगी। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम XeF4 ज़ेनॉन फ्लोराइड। आई होप दोस्तों अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके की, कौन से एग्जाम्पल में किस तरीके की ज्योमेट्री बन सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं VSEPR, लिमिटेशन ऑफ VSEPR थ्योरी। सबसे पहले इसका लिमिटेशन है, इट इज़ फेल टू प्रेडिक्ट द शेप्स ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज CH4, NH4 पॉजिटिव चार्ज एंड ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब है जिसके ऊपर चार्ज सेम हो, उस तरीके की मॉलिक्यूल्स की जो शेप है उसको प्रेडिक्ट करने में जो हमारी VSEPR थ्योरी है वो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। दिस मॉडल डज नॉट टेक्स प्लेस रिलेटिव साइज ऑफ सब्सटीट्यूएंट, कि जो सब्सटीट्यूएंट मॉलिक्यूल है उनका कि जो सब्सटीट्यूट मॉलिक्यूल है उनका, दिस मॉडल डज नॉट टेक्स रिलेटिव साइज ऑफ सब्सटीट्यूएंट, की कोई भी अगर मॉलिक्यूल हम एज अ सब्सटीट्यूएंट की तरह यूज कर रहे हैं तो उसके साइज के बारे में भी ये जो VSEPR थ्योरी है इसने कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद अनेबल टू एक्सप्लेन एटमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, की एटम की जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप किस तरीके से कर रही है, इस बारे में भी उसने कोई जिक्र नहीं किया था। अब दोस्तों बारी आती है हैंड रिटन नोट्स की। तो चलिए अब चलते हैं हम हैंड रिटन नोट्स की। तो दोस्तों VSEPR थ्योरी डेफिनेशन की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो सिडविक ने और पोवेल ने 1940 में इसको प्रपोज किया था। गिलिस्पी और नाइलहॉर्न ने 1957 में इसको डेवलप किया था। VSEPR theory is a model used in chemistry to predict the geometry of the individual molecules from the number of electron pair। कि जो VSEPR theory का जो मॉडल है वो यूज़ होता है केमिस्ट्री के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करने के लिए, और उसके अंदर मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करने के लिए किससे, जो उसके अंदर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स used in the formation of covalent bond are bond pair, कि जो हमारे जो लॉन पेयर या फिर जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं जो यूज़ होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनाने के लिए, उनको हम बोल देते हैं बॉन्ड पेयर्स। और जो मॉलिक्यूल इस तरीके से यूज़ नहीं होते हैं किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उसको हम बोल देते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके लिए कुछ रूल्स है दोस्तों, रूल्स की बात करते हैं। तो पहला रूल, अब सब कुछ मैं बता चुका हूँ तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट इसको केवल डिक्टेट करते हैं और चलते हैं। When the central atom in a molecule is surrounding only by bonding electron pair, मतलब BPS bonded pair से अगर वो सराउंडेड हों लेकिन लॉन पेयर उसके अंदर ना हो, तो ज्योमेट्री या शेप जो है मॉलिक्यूल की वो कैसी होगी, रेगुलर शेप होगी उसकी। वही दूसरे रूल की बात करते हैं कि when the central atom in a molecule is surrounded by both bond pair lone pair, the molecules does not have a regular geometry, कि अगर कोई मॉलिक्यूल कोई भी सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों से अटैच होता है तो उसकी कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती है, जबकि अगर वो केवल बॉन्ड पेयर से अटैच होता है तो उसकी रेगुलर ज्योमेट्री बनती है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल एडजेसेंट पेयर मोर स्ट्रांगली देन दैट ऑफ बॉन्डिंग पेयर,
कि जो हमारे लॉन पेयर है उनका जो रिपल्सिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, फिर बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा हाईली स्ट्रेंथेबल होते हैं रिपल करने में विद कंपेयर टू बॉन्डिंग पेयर। द रिपल्सन इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, कि लॉन पेयर का जो रिपल्सन है वो सबसे ज़्यादा होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे कम होता है। उसके बाद रूल नंबर 3, द बॉन्ड एंगल डिक्रीज एज द नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, कि जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज कर जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ लॉन पेयर सेंट्रल मेटल के अंदर इंक्रीज करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई भी बॉन्ड पेयर है, मतलब कि जितने ज़्यादा हमारे किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर होते हैं, जो रिपल्सन है उतना ही क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे ही अगर उसके अंदर लॉन पेयर का नंबर इंक्रीज करने लगे तो जो सेंट्रल मेटल एटम पे जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, रिपल्सन को ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। और इसी की वजह से जो ज्योमेट्री बनती है वो कैसी बनती है, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं बनती है लॉन पेयर की प्रेजेंस पर होने पर। जैसे कि अगर मैं मॉलिक्यूल CH4 मीथेन की बात करूं, अमोनियम की बात करूं, वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, तो जो हमारा मीथेन के अंदर है वहाँ बॉन्ड लॉन पेयर कितने होते हैं, 0। अमोनियम की बात करें तो एक लॉन पेयर बनता है, आपने देखा भी होगा, इस तरीके से एक लॉन पेयर क्रिएट हो जाता है। वाटर की बात करें तो 2 लॉन पेयर बनते हैं। वाटर में किस तरीके से बनते हैं कि जैसे ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन बेंट शेप्ड हो गई, एक लॉन पेयर ये क्रिएट हो गया, एक लॉन पेयर इधर की तरफ क्रिएट हो गया। ये होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। अब जो इनके बॉन्ड एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, मीथेन के अंदर 109 डिग्री 5 मिनट होता है, इसके अंदर 103 डिग्री का अप्रॉक्स होता है, इसके अंदर 104 के अप्रॉक्स होता है। फोर्थ रूल की बात करते हैं कि स्मॉलर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम द स्मॉलर इज द बॉन्ड एंगल, कि जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही कम हमारा क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्रिएट होगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द पोजिशन ऑफ बॉन्ड पेयर मूव्स फर्दर फ्रॉम सेंट्रल एटम, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो दो हमारे बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम से और दूर की तरफ भागने लगते हैं। फिफ्थ रूल की बात करते हैं दोस्तों, द रिपल्सन ऑफ बॉन्ड पेयर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम इन मॉलिक्यूल ABC, कि जैसे कि अगर मैं बात करने लगूं कि जो रिपल्सन है बॉन्ड पेयर का वो डिक्रीज करता है किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बढ़ने के साथ। जैसे कि एक मॉलिक्यूल है AB, तो इसमें जो सेंट्रल एटम है वो A है। अब अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, इसके बॉन्ड एंगल को डिस्टॉर्टेड कर देगा और ये किस तरीके का मॉलिक्यूल बना देगा, बेंट मॉलिक्यूल, कि मतलब A की तरफ से दूर की तरफ ये शिफ्ट होने लगेंगे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे ASI3 आर्सेनियम ब्रोमाइड और आर्सेनियम क्लोराइड की बात करें तो जो हमारा आयोडीन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम होती है, तो इस वजह से इनमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 101 के आसपास। ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन जो है आयोडीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर गया, और क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसलिए ही सबसे जो कम हो गया इन तीनों के कंपेयर में वो किसका हो गया, AsCl4 का बॉन्ड एंगल। रूल नंबर 6 की बात करते हैं, बॉन्ड एंगल इन्वॉल्विंग मल्टीपल बॉन्ड्स आर जनरली लार्ज दैट दोज इन्वॉल्विंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स, तो जो बॉन्ड एंगल है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब कि या तो वो डबल बॉन्ड हो या उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल है वो जनरली कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं और इन्वॉल्व करते हैं केवल सिंगल सेल बॉन्डेड को। हाउएवर द मल्टीपल बॉन्ड्स डू नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, कि इस तरीके से मतलब कि वैसे तो जो मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं वो ज्योमेट्री को अफेक्ट नहीं करते हैं वैसे इसके होने ना होने से। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं रूल की, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इन फिल्ड सेल इज ग्रेटर देन इन इनकम्प्लीट सेल, कि जो रिपल्सन होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है किसमें, फिल्ड सेल में, विद कंपेयर टू इनकम्प्लीट सेल के। कि इनकम्प्लीट सेल में कैसा होगा, क्या बोलते हैं, फिल्ड सेल में जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन होगा, जबकि इनकम्प्लीट जो फिल्ड होती है उसमें कम होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना है, अप्रॉक्सीमेटली
104। तो इसमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा, H2S में उससे कम, H2SC में उससे कम और H2I में सबसे कम 89 डिग्री। ये दोस्तों फिर वही है कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अगर एक हो तो लीनियर ज्योमेट्री 180 डिग्री एंगल, और एग्जांपल हो गए BeF2, HgCl2, CdCl2, BeCl2। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो? 2। ज्योमेट्री कैसी बनेगी? प्लेन, ट्रायंगुलर या फिर ट्रायगोनल प्लेनर। एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री। एग्जांपल BF3, BCl3, GAL3, SO3। फिर बात करते हैं अगर बॉन्ड पेयर कितने हो हमारे पास, 3 बॉन्ड पेयर हो तो प्लेनर स्क्वायर स्ट्रक्चर बनता है, स्क्वायर प्लेनर भी बोल देते हैं जिसको। 90 डिग्री उसका एंगल होता है। NICN का होल 4 मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, कोऑर्डिनेट एलिमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं इसके अंदर। 4 अगर बॉन्ड पेयर हो तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। 10928 मिनट जो है एंगल होता है। मीथेन, अमोनियम, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अगर 5 बॉन्ड पेयर हो तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। 90 डिग्री 120 डिग्री एंगल होता है। PCl5, PF3, PF5 इसका एग्जाम्पल हो गया। 6 बॉन्ड पेयर का केस हो तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, 90 डिग्री एंगल होगा। SF6, PF6, SiF6 का माइनस चार्ज, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। 7 हों तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। 72 डिग्री 90 डिग्री उसका एंगल होता है और IF4, IF7 इसका एग्जाम्पल। अब बात करते हैं लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग वेरी पोलर बॉन्ड। एग्जांपल जैसे Li2O की बात करें और H2O की, तो इसमें सेम तो स्ट्रक्चर है लेकिन Li2O जो है वो लीनियर है और वाटर कैसा हमारा बेंट या एंगुलर है। इसके बाद अगला है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विच हैव एन इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर किसी के पास इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसने उसकी भी जो है शेप मॉलिक्यूल की प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयंस विच आर एक्सटेंसिव डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कि जिसके पास अगर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो उसने उसकी भी शेप को एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट बात करते हैं कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयंस विच आर एक्सटेंसिव डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये तो पहले वाला ही आ गया है। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं कि इनका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। तो जो हमारा VSEPR थ्योरी है वो जो है हमारा एक तो शेप मॉलिक्यूल की या आयंस की शेप को बताता है। दूसरा ये क्या कर सकता है कि ये रेगुलर ज्योमेट्री है या इसकी इरेगुलर ज्योमेट्री बनेगी या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बनेगी। इस तरीके से मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स है या आयंस है उनकी ज्योमेट्री को डिस्क्राइब कर सकता है कि किस तरीके की ज्योमेट्री कौन सा मॉलिक्यूल क्रिएट करता है। जैसे हमें पता है कि भाई बॉन्ड पेयर है तो रेगुलर ज्योमेट्री बनाएगा, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों प्रेजेंट है तो इरेगुलर बनाएगा, है ना। तो इस तरीके से वो एक तो शेप बता सकता है, ज्योमेट्री बता सकता है। और क्या कर सकता है कि सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी सराउंडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जो सेंट्रल मेटल एटम है जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रहता है वो कैसी ज्योमेट्री क्रिएट करता है? हमारी रेगुलर ज्योमेट्री। लेकिन अगर लॉन पेयर हो तो उसमें हमारी इरेगुलर ज्योमेट्री। तो अब इरेगुलर ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं कि क्या होती है। तो या तो इरेगुलर ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। A molecule has irregular or distorted geometry if one of the molecule is not bonded with all the similar atom। कि अगर कोई मॉलिक्यूल की इरेगुलर या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है तो वो कब हो सकती है? कि जब वो मॉलिक्यूल कैसा हो कि एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से बॉन्डेड ना हो। जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि भाई एक तरीके के मॉलिक्यूल का मतलब ये भी तो हो सकता है कि उसके पास एक तो लॉन पेयर हो, बाकी पे उसके मॉलिक्यूल लगे हुए हों। तो अगर लॉन पेयर भी आ जाता है तो भी वो कैसी ज्योमेट्री क्रिएट करता है? इरेगुलर ज्योमेट्री। कैसे देखें? द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट बॉन्डेड विद ऑल द सिमिलर एटम। ये जो सेंट्रल एटम है इसमें अगर मैं C की बात करूँ तो एक तो इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है और एक और Cl, मतलब 3 तो क्लोरीन लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन। CH3Cl की बात करें तो इसमें 3 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन। तो इसमें जो है सेम तरीके के मॉलिक्यूल नहीं लगे हुए हैं तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? हमारी इरेगुलर ज्योमेट्री बनती है। इसके बाद नेक्स्ट, द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल पोजेस वन और मोर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू वन और मोर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। कि जो सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल है वो क्या करता है कि एक या एक से ज़्यादा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है
किसके साथ में, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में। जैसे एग्जांपल की बात करें, अमोनियम हो गया, PCl3 हो गया, PH3 हो गया, SnCl2 हो गया। तो ये सारे मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, उसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, फिर लुईस स्ट्रक्चर जब क्रिएट हो जाए उसके बाद क्या करते हैं हम, लुईस स्ट्रक्चर में से नंबर ऑफ लॉन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन के उनको क्या करते हैं, काउंट करते हैं और बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने समझाने की कोशिश किया हो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जो मेरी वीडियो में कमी हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।